Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. Big Business Ideas. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी हर पल एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ शिल्पा भावना और जिंदगी की मुश्किलों को चुनौतियों से कैसे तब्दील किया जाए ये बताने के लिए एक बार फिर से आपके सामने है आपका अपना प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना है कि अगर किसी देश को संपन्नता की ओर बढ़ना है तो उसे ये समझना ज़रूरी है कि अपने देश के सबसे कमज़ोर वर्ग के सबसे कमज़ोर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए बराबरी के अवसर मिलें। आज़ादी के 68 साल बाद भी क्या आज हमारे देश में वो अवसर उपलब्ध है, और अगर है तो क्या उन अवसरों का लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंच रहा है जहां पहुंचना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द ऑथर ऑफ द मोस्ट ऑफ द बिजनेस रिलेटेड बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट एंड द बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। तो सर, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रपिता ने यही बात हमेशा से कही थी, देश का सबसे कमजोर वर्ग का सबसे कमजोर व्यक्ति। आपको लगता है कि जो अवसर सामान्य वर्ग को मिल रहे हैं वही अवसर हमारे कमजोर वर्ग के लोगों को भी मिल पा रहे हैं? देखिए शिल्पा जी, आपने आज बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। ये सब्जेक्ट जो है मेरे हृदय के बड़ा करीब है। देखिए, हजारों साल से हमारे देश में जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो है जी, उनको कोई अधिकार थे ही नहीं। उनके सिर्फ कर्तव्य थे। उनको अधिकार नहीं था वो प्रॉपर्टी ओन कर सकें, उनको अधिकार नहीं था वो शिक्षा ले सकें, उनको अधिकार नहीं था वो काम करें। वो सिर्फ कर्तव्य थे कि सेवा करनी है। तो ऐसे वर्ग का ऊपर आना देश के लिए बड़ा जरूरी है। अगर देश को एक डेवलप कंट्री बनना है तो ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी भारत सरकार ने देश में 6 अपेक्स बॉडी बनाई थी, हैं अभी भी 6 अपेक्स बॉडी हैं, जिसको हम बोलें तो नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल OBC फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये जो नेशनल बॉडी है, अपेक्स बॉडी है हमारी 6, ये फंड्स देती हैं अपनी चैनलाइजिंग एजेंसी को। जो चैनलाइजिंग एजेंसी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनी भी होते हैं, क्योंकि स्टेट को पता है अपने स्टेट में कहाँ कितने कैसे लोग हैं। और ये 35 जो बॉडी हैं ये इंटर्न SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और हैंडीकैप जी, उन सब लोगों को फाइनेंस करते हैं। और यदि आप देखें तो ये 5 कैटेगरी को अगर हम मिला लेते हैं जी, तो दिल्ली की अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो लगभग 80% यही लोग हैं। तो 80% लोग हैं जिनके वो कैटर करने के लिए ये एजेंसियां बनी हुई हैं। बिल्कुल, उसके लिए वो अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं उस फाइनेंस के साथ, या कोई एजुकेशन लेना चाहें वो ले सकते हैं। हाँ, इसके लिए क्या किया था कि ब्रॉड लेवल पे जो हमारी ये 6 अपेक्स बॉडी थी, इनके कुछ सिस्टम है। इन्होंने 5 ब्रॉड कैटेगरी बनाई थी जिसमें लगभग सब कुछ कवर हो जाता है। जैसे कि पहली इन्होंने कैटेगरी बनाई थी कि एग्रीकल्चर और उससे एलाइड प्रोडक्ट जो भी हैं उनको लोन मिले और उससे संबंधित कोई भी व्यवसाय करें। दूसरी इन्होंने बनाई थी स्मॉल बिजनेस, किसी भी तरह का छोटा मोटा व्यवसाय आप करना चाहते हैं। तीसरी इन्होंने कैटेगरी बनाई थी कि जिसमें आप टेक्निकल और प्रोफेशनल कोई कोर्स करें या कोई व्यवसाय करें, उसका ट्रेड करें। और चौथी इन्होंने बनाई जो हमारे आर्टिजन है और जो हमारा ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है हमारे देश में बहुत सारे लोग करते हैं उसके लिए।
और पांचवी और आखिरी स्कीम इनकी थी जिसमें कि ये सर्विस सेक्टर को कवर करते हैं और ट्रांसपोर्ट को कवर करते हैं। जी। तो इस तरह से 5 ब्रॉड कैटेगरी ब्रॉडली बनाई सब थी। कवर हो जाते हैं सब कवर हो जाते हैं, जिसमें कि अपेक्स बॉडी बहुत सस्ते ब्याज पे इनको चैनलाइजिंग एजेंसी को देती हैं और इसकी मॉनिटरिंग दोनों मिलकर करते हैं और देश में इन सब लोगों को लोन मिलता है। जी, आपने अभी हमारे साथ बात की थी कि कुछ हमारी एपेक्स बॉडीज होती हैं और कुछ जो चैनलाइजिंग एजेंसीज होती हैं वो स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जी। और जब हम अपने देश की बात करते हैं तो राजधानी जो है हमारा, ये इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन चीज़ों में। तो इसीलिए आज हमारे साथ एक गेस्ट भी आए, तो मैं चाहूँगी उन्हें भी हम यहाँ सेट पर मौजूद कर लें, अपने साथ यहाँ उन्हें आमंत्रित कर लें। जरूर। आप दर्शकों के साथ हम ज़रूर शेयर करना चाहेंगे कि जो मेहमान आज हमारे साथ इस डिस्कशन में शुमार होने वाले हैं वो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में बसे हुए सभी कमज़ोर वर्गों को उनके व्यवसाय, शिक्षा या जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाली मैजिक वॉन्ड यानी कि जादू की छड़ी है। हमारे साथ हैं द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ Delhi State Financial and Development Corporation for SC, ST, OBC, minorities and handicapped person. We have with us with Mr. Narendra. Most welcome, sir. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। प्लीज हैव अ सीट। नमस्कार। वेलकम सर। देश की राजधानी की जब हम बात करते हैं, स्पेशली यहाँ पर जो कमज़ोर वर्ग हैं, क्या वाकई जो आप लोगों की पॉलिसीज़ हैं, जो फ़ायदे आप लोगों को देना चाहते हैं, उन तक पहुँच रहे हैं या कहीं कुछ कमी है? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारा ये मानना है कि जब तक हम कमज़ोर वर्गों को वित्तीय पोषण नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। क्योंकि आज तक जो बैंकिंग सेक्टर है, फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर, वहाँ तक इन लोगों की अप्रोच नहीं हो पाती है। नॉर्मल अप्रोच भी जो बैंकिंग सेक्टर की है वो ये रहती है क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं छोटे छोटे लोन देने में। बिल्कुल। तो इसीलिए सरकार ने ये सब सोच के ही ये संस्थाएं खड़ी की थी ताकि जो समाज का कमज़ोर तबका है उसको वित्तीय सहायता मिलने में आसानी हो। बड़ी बड़े राज्यों के अंदर तो अलग अलग वर्गों के अलग अलग एजेंसीज हैं, पर दिल्ली चूंकि यूनियन टेरिटरी एक छोटा सा कॉम्पैक्ट एरिया है जी, इसीलिए हमारा एक ही कॉरपोरेशन जो है ये सभी एपेक्स संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ओके। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग संस्थाएं खड़ी करना फिर इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। हमारे यहाँ पर जो अभी हम जो वित्त पोषण कर रहे हैं, इसमें हमारी दिल्ली सरकार की अपनी एक योजना भी है, वो है दिल्ली स्वरोजगार योजना। ओके। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और इसके लिए जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी दिया जाता है, ट्रेडिंग के लिए भी, सर्विस सेक्टर के लिए भी दिया जाता है। ओके। अब हम लोग जो एक कमज़ोर वर्ग की बात कर रहे हैं, चाहे हम SC, ST, OBC की बात करें या मिनॉरिटीज़ की बात करें, उसके साथ एक वर्ग ऐसा है जिसके बारे में लाइक व्हेन वी सी दोज पीपल तो कहीं ना कहीं दिल में एक ममृता आ जाती है, हृदय हमारा भर आता है। उनके लिए भी कुछ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बाहर निकले, ऐसे कुछ लोगों से बात की है, आपको दिखाना चाहेंगे। मैं ओटला सेंटर में जब मैं छोटी सी, मैं जब से यहाँ पढ़ रही हूँ, पैरल फोटोकॉपी फाइल मशीन चलाता हूँ, काम करती हूँ और ब्यूटिशियन का काम करती हूँ। मेरे पापा मम्मी भाई बहन हमारे दादा दादी सब पूरी फैमिली हेल्प होते हैं। जहाँ मैंने बहुत काम सीखा, जहाँ पे टूटन चलनी भी आती है, सारा काम मैं चल लेती हूँ यहाँ पे। और सब सीखता हूँ, प्लस माइनस के मनी कॉन्सेप्ट सीखता हूँ। जेब में भी जाती हूँ, मोती जेब में जाती हूँ, बाहर भेजते हैं वहाँ गई हूँ और सामान निकालता हूँ, पानी की बोतल भरता हूँ और बर्तन रखता हूँ और थोड़ा सा खेलता हूँ। और कुकिंग का और डिजास्टर स्केचिंग भी करती हूँ। मैं आगे जाते अपना वेस्ट बनाना चाहती हूँ। बच्चों के पास जाता हूँ, पेंटिंग सीखता हूँ, ड्राइंग सीखता हूँ। मैं बड़ा हो गया आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। छोटा सा छोटी सी आशा, चांद तारों में सोने की आशा।
आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये अवसर उनके लिए उपलब्ध है? बिल्कुल उपलब्ध है। मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूँगा जी। कि जैसा इनको फिजिकली हैंडीकैप कहना बिल्कुल गलत है। ये आपके माध्यम से मैसेज दूंगा पूरे देश को, संसार को, जी। कि इनको डिफरेंटली एबल बोलना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत खासियत है। क्योंकि हमारे सब एक्ट में यही प्रयोग किया गया है। जैसे जितने भी ये चैनलाइजिंग एजेंसी हैं, इनके एक्ट में लिखा हुआ है हैंडीकैप, तो हमें शब्द बोलना पड़ता है। भारत सरकार की जो एक अपेक्स बॉडी है, वो अपेक्स बॉडी सिर्फ इन्हीं के लिए है, उसका नाम है नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि इन 35 चैनलाइजिंग एजेंसीज के थ्रू इन सब लोगों को ट्रेनिंग के लिए भी, अपना खुद का ये कुछ शुरू करना चाहें उसके लिए भी, या इनका समूह बना के कुछ शुरू करना चाहे उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम है। मेरे मन में एक सवाल है यहाँ पर, जब हम लोग बात करते हैं इस तरह की स्कीम्स की, ऑब्वियसली व्हेन देयर आर पीपल लाइक अस, वी कैन वॉच द स्कीम्स, उस पॉलिसीज के बारे में जान सकते हैं, आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या आपको अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है। हम अवेयरनेस कैंप्स भी लगाते हैं, और दिल्ली के अंदर अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम अवेयरनेस कैंप्स लगाएंगे। उसके लिए भी एपेक्स एजेंसीज हमको फंड्स देती हैं, और उसका मकसद यही है कि लोगों को पता लगे कि हमारी क्या क्या स्कीम्स हैं, किस किस स्कीम का कौन कौन क्या क्या फ़ायदा उठा सकता है। और इसके अलावा हम पैम्फलेट्स बना के छाप के वो भी हम अपनी योजनाओं की जानकारी देते हैं, और समय समय पर हम एडवर्टाइजमेंट्स भी इशू करते हैं, एप्लीकेशंस मंगाते हैं लोगों से। जो ट्रेनिंग किया हुआ है, जैसे NSIC है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस सेंटर, वो अपने अलग अलग ट्रेनिंग कोर्सेज चलाते हैं। उन पे आप जाके देखिए, बहुत अच्छे अच्छे उनके कोर्सेज है। छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयाँ लगा सकते हैं, और वो उनको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए भी सहायता देते हैं, थोड़ा एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी देते हैं। 3 महीने का कोर्स है। तो इस तरीके का जो कोर्स किया हुआ अगर कोई आता है हमारे पास, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अच्छी यूनिट सेटअप कर सकता है। फिर दिल्ली के अंदर एक और हमको फ़ायदा हो गया। पहले इस तरीके की एक्टिविटीज़ को हम लोन देने में थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ लाइसेंस नहीं देते थे, पर अभी चूंकि म्यूनिसिपल लाइसेंस खत्म ही कर दिया गया है, तो ऐसे में जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है, जैसे सुनील जी ने बताया कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, जैसे दिल्ली के अंदर जैसे ये चप्पल उद्योग है, या जो लेदर एक्सेसरीज हैं, इस टाइप के जो यूनिट्स हैं, इनको हम अगर प्रोत्साहन दे तो एप्लीकेंट के अलावा और लोगों को भी रोजगार मिल सकता है। तो हमारा आइडिया यही है कि हम इस तरीके के भी रोजगार हम प्रोत्साहित करें। और ये एक ही स्कीम नहीं, हमारे पास और भी कई स्कीम्स हैं। जैसे एक कंपोजिट लोन स्कीम है, जिसमें 1 लाख तक का लोन दिया जाता था, इसको हमने 2 लाख कर दिया है 1 लाख की जगह, ताकि लोगों अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें। लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। देखिए, ये इतनी सारी स्कीमें हैं, अभी हमने डिस्कस किया, अपेक्स बॉडी हैं, इतनी सारी चैनलाइजिंग एजेंसी हैं, और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो अपेक्स बॉडी लेती हैं वो तो 2% से लेकर के 5-6% सालाना लेती हैं। तो जो चैनलाइजिंग एजेंसी है उसमें 1-2% एड ऑन करके 3% से लगभग लेके समझिए कि 5-6% लेती हैं। लेकिन क्यों नहीं सक्सेसफुल हुई? क्योंकि गारंटी, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट की गारंटी, या इनकम टैक्स पे की गारंटी, या मान लीजिए प्रॉपर्टी की गारंटी। मैं कहता हूं यदि ये तीनों चीजें इनके पास हैं तो इन्हें लोन की जरूरत ही नहीं है। यदि आपको इन स्कीमों को सक्सेसफुल करना है और देश को आगे बढ़ना है, तो आपको करना चाहिए नो गारंटी। क्योंकि गारंटी आप क्यों मांगते हैं? आपको डर है लोन ना मिले। इसका मतलब आपने स्कीम अच्छी तरह नहीं देखी उसकी। अगर आप उसकी स्कीम अच्छी तरह देखेंगे, उसको ट्रेनिंग अच्छी देंगे, तो वो क्यों पैसा खाएगा? मैं गुप्ता जी की, सुनील जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये गारंटी अगर हम खत्म कर दें तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि हम बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की इस देश में। अगर आपको वाकई में देश में इंक्लूसिव ग्रोथ लानी है, उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है और फैसिलिटेशन करना है। जी, ये है मुद्दा। नहीं, उनसे तो इसीलिए या तो सरकार पॉलिसी लेवल पे ये फैसला ले। जी, तो हम इस मुद्दे पे जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। देखते रहिए हमारे साथ बिग बिजनेस आइडियाज। India is one of the prime destinations for foreign investment. It's a very good idea. I think it can only help to improve the already strong relationship between Indian businesses and those from Europe. This is very good initiative. It will go a long way in developing relationship in India and European countries.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना बिग बिजनेस आइडियाज और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है हमेशा की तरह हमारे बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता और दिल्ली स्टेट फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मिस्टर नरेंद्र। सर, आपसे जब हम लोग अभी ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि मुद्दा हमारा वहीं पर आ जाता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं सेटल नहीं हो पाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में जब हम इन पॉलिसीज़ की बात करते हैं जो कि एक कमज़ोर वर्ग के लिए हैं, इनको जो इनका रीपेमेंट है, इनसे पैसा वापस लेना, क्या ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, इसके पीछे दो उद्देश्य हैं। एक, क्योंकि फंड्स लिमिटेड हैं, हमको जो फंड्स मिलते हैं लिमिटेड मिलते हैं, और हमको जो चैनलाइजिंग एजेंसी से फंड्स मिलते हैं हमको वापस रीपे करने पड़ते हैं उनको ब्याज के साथ। और अगर हमारा लोन कोई बैड हो जाता है, बैड डेट हो जाता है, हम रिकवरी नहीं कर पाते, वो हम ही को भुगतना पड़ता है, क्योंकि चैनलाइजिंग एजेंसीज को तो हमको 100% वापस करना पड़ता है। दूसरा, ये जो रिकवरी होके पैसा आएगा यही फिर रिसाइकल भी करना है, तो इसीलिए रिकवरी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है। और दूसरा जो इशू है इसके, दूसरा जो एस्पेक्ट है इसका, वो ये है कि अगर कल को रिकवरी नहीं होती है और ऑडिट ऑब्जेक्शन उठाता है, जो सीएजी की ऑडिट होती है, फिर वो अधिकारी नपता है किसने दिया था लोन, क्यों दिया था लोन, तो वो भी एक चीज़ आ जाती है। इसीलिए मैं कह रहा था, चूंकि अमाउंट बहुत छोटा है, जैसे गुप्ता जी बता रहे थे, मैं खुद इस बात को मानता हूँ व्यक्तिगत स्तर पर कि जब लाखों लाखों करोड़ हमारा आज एनपीए हुआ पड़ा है बैंकिंग सेक्टर का, तो उसमें अगर सरकार कुछ हजार करोड़ रुपया एक बार एक्सपेरिमेंटल तौर पे ही दे दे और उसमें रिलैक्स कर दे कंडीशंस, तो देखें कितने उद्योगपति निकल के आते हैं। Is it feasible, sir? नहीं, बिल्कुल फिजिबल है। मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा कि यदि आप पूरे संसार का और देश का डाटा देखें, यदि भारत सरकार की जो 6 अपेक्स बॉडी हैं, यदि वहीं से ये बात चले कि आप मैंडेटेड हो कि आप इनसे ना कोई गारंटी ले सकते हैं, मतलब मैंडेटेड नॉट टू टेक, मतलब कि जबरदस्ती भी नहीं ले सकते आप उनसे कोई गारंटी, ना गवर्नमेंट सर्वेंट की ना कोई और गारंटी, सेल्फ अटेस्टेशन भी उन्हें देंगे उनकी स्कीम देख के। उससे क्या होगा, अभी तक जो पैसा डूबता है वो इसलिए भी डूबता है क्योंकि उसमें दलाल आ जाते हैं। लेकिन यदि स्कीम में कुछ होगा ही नहीं, तो सबसे पहले तो दलालों की गारंटी खत्म। डिजिटाइजेशन का जमाना है, व्यक्तिगत तौर पे आएगा, अपना थंब इंप्रेशन देगा, आधार कार्ड देगा, अपनी डिटेल देगा, उसकी फोटोग्राफी होगी, वहीं पे उसका एक कमेटी बैठी होगी जो उसका प्रोजेक्ट अप्रेज करेगी और उसको लोन देगी। डूबने का सवाल ही नहीं है। और जो 5-7% एनपीए का प्रोविजन है वो तो पूरे संसार में सब जगह है। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हमारा ये एक वर्ग है, जैसे हम कह सकते हैं एक अलग वर्ग हो जाता है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, जब इनके लिए हम किसी पॉलिसी की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉलिसीज़ किस पे बेस होनी चाहिए? ज़्यादातर टेक्नोलॉजिकल होनी चाहिए या फिर उनको स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, ये तो नीड बेस बनानी पड़ेगी, हमें स्किल डेवलपमेंट तो साथ में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसको भी आप देते हैं, यदि मान लीजिए टेक्निकली और प्रोफेशनली पहले उसे इक्विप्ड कर देंगे हम, मतलब पहले उसे ट्रेनिंग दे देंगे हम, और ट्रेनिंग करने के लिए पैसा दे देंगे पहले तो, दोनों चीजें, हाँ, और फिर वो ट्रेड करे उससे, तो सक्सेस के चांसेस 100% है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, हमारे देश का कम से कम हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, स्वावलंबी बने, पैसे कमाए, अपने परिवार का पालन भी करे और 4 लोगों का पालन करे। लेकिन जो स्कीम हमारी बनती हैं कहीं ना कहीं भारत सरकार लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उसमें कहीं ना कहीं स्कीम बनाते हुए बाकी स्टेक होल्डर भी होने चाहिए, एज एन अपना पॉलिसी मेकर के रूप में। पॉलिसी मेकर में स्टेक होल्डर भी बताया ना, मुझे कैसे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, और उसमें कुछ सोशल लोग भी हों, फिलैंथ्रोपिस्ट लोग भी हों, जो बताएं कि जी ये स्कीम का सक्सेस डिपेंड करता है स्कीम आपकी कितनी अच्छी है। पर अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी जो जन धन योजना आई है, और इसके साथ ये जो मुद्रा बैंक भारत सरकार लेके आई है, हजारों लोगों को इसमें रोजगार के लिए लोन मिला है। बिल्कुल, क्योंकि अगर देश का आर्थिक विकास करना है, देश के लोगों को आगे ले जाना है, तो हम सरकारी नौकरियों पे या प्राइवेट सेक्टर नौकरियों पे निर्भर नहीं रह सकते। बिल्कुल, अगर उस पे निर्भर रहना नौकरी पे, तो देश के अंदर हर साल 2 से 2.5 करोड़ लोग नए नौजवान आ रहे हैं जिनको जॉब चाहिए। ये जॉब्स क्रिएट करने वाले भी तो चाहिए। उस रेशियो में जॉब आ नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जॉब क्रिएट करने वाले चाहिए। जॉब क्रिएट करने वाले तभी आएंगे जब आप उनके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाएंगे, और उसकी सबसे बड़ी कंडीशन जो है अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, वो ये है कि आप उनको इजी कंडीशंस पे, इजी
टर्म्स पे लोन्स प्रोवाइड करें। नरेंद्र जी ने मुद्रा बैंक की बात कही है, जो कि आज के समय में अगर हम देखें तो हमारी एमएसएमई सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट देता है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस मुद्रा बैंक के बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, मुद्रा बैंक तो बना ही माइक्रो यूनिट के लिए है। जैसे इसका नाम ही जो है वो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस है, कि जो हमारे माइक्रो यूनिट थे जो किसी वजह से नहीं चल पाए उनको रीफाइनेंस करें और नए यूनिट को फाइनेंस करें। इसमें एक और भी बहुत बड़ा स्टेप जो हुआ है वो है वेंचर फंड एक जो बनाया गया भारत सरकार द्वारा दलित एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ओके जी, अब मैं ये कहता हूँ अगर ये जितनी भी चैनलाइजिंग एजेंसीज अगर अपना सही काम करें, अगर मान लीजिए 1 लाख नए जो हम लोन दें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में, उन 1 लाख में से अगर 10% भी थोड़ा ऐसे निकल गए हैं जिनमें ग्रोथ का मादा है, आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, तो उनके लिए ये जो वेंचर फंड है ये बहुत काम की चीज हो सकता है। बहुत काम की चीज, काफी स्केल अप हो सकता है उनके यूनिट्स का, काफी स्केल। तो वेंचर कैपिटल जो हमें सरकार दे रही है, इसके बारे में आप कुछ बताएं, कैसे उसको हम अप्रोच कर सकते हैं? क्या है वेंचर कैपिटल का मतलब है कि जब आप शुरू करना चाहते हैं तो कोई भी उद्योग हो, छोटा बड़ा कैसा भी हो, सर्विस कुछ भी करो, तो आपको कुछ कैपिटल अपनी लगानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, वो कैपिटल में भी सरकार योगदान देती है। अरे वाह, क्या बात। वो वेंचर कैपिटलिस्ट होती है, तो उसके लिए दलित के लिए अलग फंड है और अदरवाइज भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि वेंचर कैपिटल को देती हैं। ये आप लोगों ने बहुत एक अच्छी बात बताई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में तो सवाल है। हम कुछ लोगों से मिले हैं, देयर इज वन क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने मैं जरूर लाना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप उसका जवाब जरूर दें, प्लीज। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम बात करते हैं पीएम मुद्रा योजना है, दैट इज़ बेसिकली टू फंड एसएमई सेक्टर। अब उसमें उनका शिशु है, किशोर है, तरुण है, बट राइट नाउ द शिशु इज़ ओनली फंक्शनल और उसमें वो फंड करते सिर्फ 50,000। अगर आप आज की डेट में देखें 50,000 इज़ नथिंग, पीनट है। अगर आप जनरली एक रिक्शा वाला का भी देखता है तो उतना वो कैपिटल लगा के अपने पास से चल रहा है, तो 50,000 दे के गवर्नमेंट कोई मतलब बड़ा वेंचर या बड़ा सपोर्ट नहीं कर रही है किसी भी बिजनेस को। इट शुड बी लाइक कि आपका जो 5 लाख वाला है वो फंक्शनल कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आपका किशोर है उसमें अप टू 5 लाख है। तो अगर आप 5 लाख अगर फंक्शनल करते हो तो एटलीस्ट मोर जो बिजनेस है उनको कैपिटल अवेलेबल होगा, वो और वर्कआउट कर सकेंगे। तो जो 5 लाख वाला आपका स्कीम है उसे क्यों नहीं फंक्शनल कर देते और 50 लाख को फंक्शनल? मैं आपको यही बता रहा था, शुरू में मैंने बताया था ये स्कीम 2012 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद कुछ ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज जो दिल्ली में चल रही थी, इलेक्शंस वगैरह, दोबारा इलेक्शन, तो ये तो मैं यहाँ पे जब जनवरी में आया उसके बाद हमने 50 से अधिक केसेस में डिसबर्समेंट्स कर दिए हैं इसी स्कीम में, दिल्ली स्वरोजगार योजना के तहत ही। ओके, और कितना फाइनेंस मिल जाता है इसमें? इसमें मैंने बताया ना 5 लाख रुपए 5 लाख तक मिलते हैं। हाँ जी। अब इसको बात है कि इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे, उसको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो एप्लीकेंट जो इस एरिया का है वहां से अपना एप्लीकेशन लेके हमारे ऑफिस में जमा करे। तो मैंने ये अब हमने कर दिया है कि वहीं पे एक्सेप्ट करते वक्त ही उसमें चेकलिस्ट के हिसाब से एप्लीकेशन को देखा जाएगा, अगर वो कंप्लीट है तभी ली जाएगी, अदरवाइज इसको वापस कर दी जाएगी बता के कि आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद वो हमारे हेडक्वार्टर पे आएगी और उनमें हमने टाइम लिमिट फिक्स कर दी है कि उसी टाइम लिमिट में उनको चेक करना है कि वो कंप्लीट है या नहीं है, उस डॉक्यूमेंट्स ठीक है या नहीं है। और एक बार ये हो जाने के बाद में फिर हमने पूरी टाइमलाइन फिक्स कर दी है कि ताकि वो एकदम प्रोसेस से आसानी से सारा काम कंप्लीट हो जाए। On that note, we are going to take a break. ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। So there's a very incredible phone in the market right now. I love to spend on branded bags. I really want to spend on watches. Good clothes. I need to change my phone. I want a full closet of everything should be branded with this. My footwears, my shades, my watches, my hair accessories, shopping and food. Lots of bags. मेरे को महंगे जूते और महंगी बेल्ट पहनने का बड़ा शौक है। I'm currently working with an MNC. My father, my brother-in-law. Pocket money. I will ask my boyfriend. My elder brother. I was working for past 1 year, so I've had a habit of saving. It is coming. आ रहा है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज। वी आर टॉकिंग अबाउट SC, ST, OBC, minorities एंड handicapped पीपल। किसी भी काम को शुरू करने से पहले एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्या आपका DSFDC इन लोगों की एजुकेशन के लिए भी कुछ कर रहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जितने भी ये कॉरपोरेशंस और एपेक्स बॉडीज़ हैं, ये सब एजुकेशन लोन भी देते हैं अपने अपने टारगेट ग्रुप्स के लिए। जैसे हमारा DSFDC जो है, हम 7.5 लाख रुपए तक का लोन जो डोमेस्टिक अगर देश के अंदर ही एजुकेशन ले रहे हैं, हायर एजुकेशन, उसके लिए देते हैं। और यदि विदेश में जाना है उसके लिए हम 15 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। और ब्याज भी बहुत कम है इस पे। और ये जो बेसिकली ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस और इसके साथ कंप्यूटर वगैरह उस सब के लिए मिला के देते हैं। जी 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 जी। तो मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे जितने दर्शक हैं और अगर आप लोगों को इस तरह के किसी भी लोन की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल DSFDC को अप्रोच कर सकते हैं और आपको पूरी तरह से फ़ायदा मिलेगा। सर, कोई आप तक पहुंचना चाहे तो क्या कर सकता है? जी, ये बड़ा आसान है। हमारे 3 ब्रांच ऑफिसेस हैं। एक तो मंगोलपुरी में है, एक राजपुर रोड पे है, एक नंद नगरी में है। इसके अलावा हमारा हेडक्वार्टर जो है वो रोहिणी में है। फिर हमारी वेबसाइट भी है। वैसे कई स्टेट एजेंसीज जो दूसरी बड़ी स्टेट्स के अंदर उनके ब्रांच ऑफिसेस पूरे स्टेट्स में फैले होते हैं। कई स्टेट्स में कंप्यूटराइजेशन काफ़ी आगे निकल चुका है, वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी सुविधा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन कंप्लीट होए और उसके बाद हम भी ये ऑनलाइन सिस्टम चालू कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात आप लोगों ने हमें बताई है और हमारे दर्शकों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार ने, हमारे संविधान ने हम सभी को हर अधिकार बराबर दिया है, फिर चाहे वो बात हो हमारी शिक्षा की या अपना एक नया व्यवसाय शुरू करने की। तो जाने से पहले एक बार फिर, जैसा कि हमारी रिवायत है, हम अपने बिजनेस एक्सपर्ट से एक बिजनेस मंत्र लेते हैं हमारे पूरे MSME सेक्टर के लिए। तो आज के लिए आपका क्या बिजनेस मंत्र है? आज के लिए मैं कहना चाहूँगा कि 1 स्टेप कैन मेक ऑल द डिफरेंस। मतलब जितने लोगों ने आज ये प्रोग्राम देखा हो वो आज एक स्टेप ले लें, एक बार ठान लें कि हमने इन स्कीमों का फायदा लेना है। बस फिर समझो उन्हें मिलेगा जरूर। मतलब शुरुआत करनी ज़रूरी है। पहला कदम आप ज़रूर उठाइए, क्योंकि जब आप पहला कदम उठाते हैं तो उसके बाद लाखों करोड़ों लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं मदद के लिए। जब आप आगे हाथ बढ़ाते हैं तो आगे आपका हाथ थामने वाला भी कोई ज़रूर होता है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ आज बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का। और क्योंकि नरेंद्र जी आज पहली बार हमारे शो पे आए, आप तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। दिस इज़ अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम बिग बिजनेस ideas to Narendra sir. Thank you so much sir. Thank you so much sir. Thanks a lot आने के लिए। और जाने से पहले आपसे भी सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहेंगे कि अपने हाथों की लकीरों को क्या देखना, अपने हाथों की लकीरों को क्या देखना, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा काबिलियत पर भरोसा कीजिएगा, किस्मत पर नहीं, क्योंकि हो सकता है किस्मत में यही लिखा हो कि जब आप काबिल होंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। शिल्पा भावना को आज के लिए दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात और बने रहिएगा हमारे साथ, हमेशा देखते रहिएगा बिग बिजनेस आइडियाज़। जय हिंद। Big Business Ideas.